नमस्कार, आप सभी को भारतीय आर्ट्स क्लासेस आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 2 से आपका 3 अंक भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। पहले बता दें कि आज जो हम लोग कवर कराएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो लगभग आपका 100% राइट होगा। बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सारा का सारा जो होगा वो 100% आंसर आपका सही होगा। ये आपको गेस पेपर की तरह या फिर गूगल पे जो क्वेश्चंस आते हैं और उनमें जो गलत गलत आंसर होते हैं उस तरह का नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी तरह के समझ में या किसी इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न को लेकर के अगर सवाल आपके मन में आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बेहिचक बिना देर किए हुए अगले प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। बताइए, ऑप्शन है अंतर्देशीय व्यापार, दूसरा बाह्य व्यापार, तीसरा है स्थानीय व्यापार और चौथा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो एकदम इजी सा सवाल है, ये शायद आप जानते होंगे। ये आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। एक ऐसे द्वीप का नाम बताना है, जो 7 द्वीप है उनमें से ऐसे द्वीप है जिससे सबसे ज्यादा विश्व में व्यापार का प्रवाह होता है। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका एशिया नहीं, जबकि सही ऑप्शन की बात करें तो ये होगा आपका यूरोप। चलिए ये ध्यान रखिएगा, एशिया नहीं मारिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रियां हैं वो यूरोप में है, फ्रांस है। और खास करके जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे दोस्तों, तो यूरोप का जो वर्ल्ड मैप देखेंगे ये इस तरह से आप देखेंगे तो इधर में स्पेन हो जाएगा, बगल में फ्रांस हो जाएगा, पुर्तगाल, ब्रिटेन सब ये चारों तरफ से क्या है, समुद्र है। इधर अटलांटिक महासागर है और इधर जो है ना स्पेन, इटली, इधर इटली, ये बीच में इधर भूमध्य सागर है। इधर ज्यादातर व्यापार होता है। खैर इस पे चर्चा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप ये याद रखेंगे, दूसरा का आपका बी ऑप्शन सही है। तीसरे नंबर क्वेश्चन अगर बात करें तो जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है। ऑप्शन 1 है तांबे का निर्यात करके, तांबे को बेच करके, दूसरा नगदी फसलें से, तीसरा है रबर निर्यात करके, चौथा आपका है मशीनों का निर्यात कर करके। तो सबसे पहले जाम्बिया की अगर बात कर ले तो जब जाम्बिया कहाँ पड़ता है ये आपको ध्यान रहे। आप सबसे पहले तो जब जाम्बिया की बात होती है तो ये याद रखिएगा आप कि ये लगभग अफ्रीका बना दिए, जहाँ पे ये मिस्र है और इधर से ये जो है आपका भूमध्य सागर है। तो जाम्बिया में बात कर ले तो इधर में एक आपको मिलेगा, दक्षिण साइड में जब आप चले जाइएगा तो सूडान और दक्षिणी सूडान के नीचे यहाँ पे एक मिलेगा कांगो, और कांगो की ही सीमाएं जस्ट लग जाती है ये आपका जाम्बिया। कांगो के नीचे आपको जाम्बिया मिलेगा। ये आपका पूरा का पूरा कौन सा ये महाद्वीप है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप हम बनाने का प्रयास किए हैं, ये याद रखेंगे। जिसके इधर जो आप लोग पढ़ते हैं कि लाल सागर है और इधर आपका भूमध्य सागर, इसको सुएज नहर से जोड़ा भी गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बाकी आप मैप लेके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% जो है वो किस क्रियाकलापों से अर्जित करता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तांबा। तांबा बेच कर करके, तांबा को दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर करके ये 95% जो है अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाहरी देशों से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अब बताइए क्या कहते हैं। तो एक के चीज जानते हैं कि जब भैया बाहरी देशों को कोई चीज बेचेंगे, यानी जो चीज अपने यहाँ प्रोडक्शन जिसका ज्यादा होता है उसको हम लोग अपने यूज के लिए स्टोर करके और बाकी क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो वो एक्सपोर्ट होता है। और जो मंगाते हैं वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है, यानी आयात उसको कहते हैं। तो चलिए इसका डायरेक्ट हल्का है इसीलिए डायरेक्ट हम मार दे रहे हैं टिक। ये लीजिए आपका आयात हो जाएगा। बाहरी देश से कोई सामान मंगाएंगे यानी सामान आया है तो आयात हो जाएगा, भेजेंगे तो एक्सपोर्ट यानी निर्यात हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? आपको बताना है नौसेना पतन के रूप में, या विस्तृत पतन के रूप में, तेल पतन के रूप में, औद्योगिक पतन के रूप में। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा विस्तृत पतन के रूप में। एकदम 100% राइट है। आप यही याद कर लीजिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको क्वेश्चन का जो है वो आंसर इस तरह से मिलते हैं। पतन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे हम ऑब्जेक्टिव में ले करके नहीं आ पाए हैं, इससे रिलेटेड बता दें। पतन से भारत में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये आपका गुजरात, और ये मान लेते हैं कि नीचे का जो भाग है, तो ये पतन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन जो आंध्र प्रदेश में जो पतन है, ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा आप जाइए नहीं कहीं, बने रहिए। ये मान लेते हैं कि इस तरह से, चलिए ये अभी मैप लगभग है क्या। अब यहाँ ध्यान सुनेंगे, ये तो तमिलनाडु है, सबसे ज्यादा बंदरगाह यहीं पे है, जहाँ पे एक तूतीकोरिन यहाँ मिलेगा, इसके अलावा चेन्नई मिलेगा, चेन्नई से ऊपर में 25 किलोमीटर पे एन्नौर मिलेगा। अब यहाँ तमिलनाडु के ऊपर में जाते हैं तो ये जो राज्य देख रहे हैं आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर विशाखापत्तनम, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि सबसे भारत में कृत्रिम बंदरगाह जिसको मानव जो है बंदरगाह के रूप में यहाँ बनाया गया, जैसे ये तट वाला इलाका है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, इसको इस तरह से कठोर चट्टानों से या फिर किसी न किसी रूप में इसे बनाया जाता है, और यहाँ गोदी टाइप का पानी का रुकने का स्थान बना दिया गया, और ये पानी खुले महासागरों में मिलाने का प्रयास किया गया। तो ये जो बनाए जा रहे हैं इसको कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट कि ये विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, और ये भारत का सबसे अगर बात कर ले तो ये गहरा बंदरगाह है। और ये कृत्रिम बंदरगाह जो हम आपको पढ़ाएं, तो ये कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा कौन है, तो ये चेन्नई है, जो इन्नौर के, ये इन्नौर है, इन्नौर के जस्ट नीचे है, ये चेन्नई है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछ ले तो चेन्नई हो जाएगा, और सबसे गहरा बंदरगाह पूछे तो विशाखापत्तनम, और सबसे भारी अगर बंदरगाह जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार वगैरह होता है, भारत का एकदम बड़ा बंदरगाह है, और इसको भारत के किस बंदरगाह को प्रवेश द्वार कहते हैं, तो ये लीजिए मुंबई हो गया, ये मुंबई को कहते हैं। तो इससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात जो एकदम डाउट हो जाता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर मिलता है, ये जो बंदरगाह है ना जिसको कहते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो ये बंदरगाह ध्यान से समझेंगे, ये बंदरगाह ये इसकी जो सीमाएं है ये लॉक है, इसीलिए इसको लॉकलैंड कहते हैं। याद रखेंगे लैंड क्या है तो लॉक है, इसीलिए इसको स्थलबद्ध पोताश्रय कहते हैं। लेकिन कहिए कि लैंड है, लैंड जब लॉक है तो कैसे जहाज जाते हैं, तो ये याद रखेंगे कि इसको काट कर करके और खुले महासागरों में जाने के लिए यहां से एक नहर गुजारा गया है, और ताकि आराम से जो खुले महासागरों में और जा सके जहाज, यहां से इसको जाए। तो ये याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा स्थलबद्ध पोताश्रय, स्थलबद्ध माने स्थल बंद है, ठीक है, यानी चारों तरफ से लॉक है, इसको एक नहर के द्वारा जो है जहाज आने जाने के लिए बनाया गया है। तो ये आपका कौन है, विशाखापट्टनम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े। तो छठा प्रश्न है, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले देख ले साफ्टा, आसियान, ओईसीडी, चौथा है ओपेक का। तो ओपेक तो पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन कंट्री है। आसियान की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ग्रुप है, और भारत जो बात कर ले तो ये याद रखेंगे साफ्टा का मेंबर है। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप लोग पढ़े थे जिसमें मुक्त व्यापार करने की मांग है। लेकिन एक क्वेश्चन जो यहाँ पर नहीं है और आपको पूछे जाने की संभावना बनता है उसको भी याद रखेंगे कि जैसे भारत साफ्टा का मेंबर है, भारत के पड़ोसी देशों लोग मिलकर करके एक मुक्त व्यापार करने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जिसको साफ्टा कहते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से अगर वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में भी एक याद रखना है, ये याद रखना है, क्या याद रखेंगे भैया, तो पहले बना लीजिए। चलिए ये लगभग उत्तरी अमेरिका, ये परफेक्ट नहीं लेकिन समझाने का प्रयास किए हैं। इधर का भाग ये उत्तरी अमेरिका महादेश है, और इसका इधर भाग अलास्का है। इधर का जो भाग है ये कनाडा है, ये याद रखेंगे। और कनाडा के जस्ट नीचे जो है ये आपका यूएसए है, याद रखेंगे। कनाडा के जस्ट नीचे जो है
ये आपका यूएसए है। तो ये याद रखेंगे, यूएसए के नीचे यहाँ पे अमेरिका के मध्य में ये मैक्सिको आपको मिलेगा। तो ये तीनों देश मिल कर करके याद रखना है, कौन कौन से देश मिल करके, तो मैक्सिको मिल करके, यूएसए मिल करके, कनाडा मिल करके, ये तीनों क्या किए हैं, एक एग्रीमेंट बनाए हैं। और ये याद रखेंगे, ये क्या किए, एक संधि किए। और इनका सम्मेलन पूछता है 1994 में मुक्त व्यापार करने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन किया, और इस सम्मेलन को साफ्टा नहीं नाफ्टा कहते हैं। याद रखेंगे, इस सम्मेलन को क्या कहते हैं, साफ्टा नहीं नाफ्टा कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि नाफ्टा सम्मेलन कब हुआ, तो नाफ्टा सम्मेलन 1994 को हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, नाफ्टा सम्मेलन कब हुआ, तो नाफ्टा सम्मेलन जो है वो आपका कब हुआ, 1994 को, ये याद रखना है। चलिए आगे। रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता था, चीन से, जापान से, वियतनाम से और म्यांमार से। तो जब आप जानते हैं कि रेशम मार्ग जिसकी कुल लंबाई की बात कर ले तो 6500 किलोमीटर, यहाँ नहीं है, ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि रेशम मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 6500 किलोमीटर। एक मिनट, हाँ 6500 किलोमीटर। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे, ये किससे जुड़ता है, तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों को कंबाइन करता है। लेकिन फाइनली अगर बात करें तो कह रहा है किस देश को जोड़ता है, तो मेन चीन। अब रेशम मार्ग के बारे में, रेशम मार्ग का नाम रेशम क्यों पड़ा, तो प्राचीन समय से ही इससे बहुत ज्यादा रेशम मार्गों का व्यापार होता था, और रेशम मार्गों के व्यापार होने के कारण इस मार्ग को कहा गया रेशम मार्ग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या कम है, वीडियो लंबा हो जा रहा है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, आसियान बताना है आपको, वियना में, नई दिल्ली, जकार्ता, ब्रुसेल्स। चलिए वियना की बात कर लेते, वियना तो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ग्रुप है। नई दिल्ली भारत में पड़ता है, और जकार्ता ये आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये एक देश है जिसको कहते हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की ही राजधानी जकार्ता है, और जकार्ता में ही आपका आसियान का मुख्यालय है। तो 8वां का आपका सी हो जाएगा, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ्टा की उत्पत्ति कब हुई, तो ये याद रखेंगे, आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखा दे, 2006, 1949, 1967, 1992। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही राइट आंसर आपका होगी आपका भैया 2006, साफ्टा की उत्पत्ति 2006। अगला प्रश्न अगर देखें तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है आपको, सबसे पहले ऑप्शन देखिए, जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात कर ले तो ये याद रखना है आपको कि इसी का पुराना नाम क्या है, तो गैट है। और याद रखेंगे गैट कब तक रहा, तो गैट के बारे में बात कर ले तो 1995 तक बेचारा रहा। याद रखेंगे बेचारा नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऐसे मजाकिया भाव में बोल रहे हैं। 1948 में इसकी अगर बात कर ले तो इसकी स्थापना हुई 1948 में गैट के, और 95 तक रहा। जनवरी 1995 की अगर बात कर ले दोस्तों, जनवरी 1995 की, तो ये गैट ही बदल कर करके और क्या हो गया, तो WTO जिसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। याद रखेंगे, तो ये याद रखना है। अब जो पुराना नाम गैट था जिसको WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन कहा गया 1995 में, इसके मुख्यालय कहाँ है, तो ये याद रखेंगे जेनेवा में। कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में। आपका 10वां का ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक जिसका पूरा नाम लिख दिए हिंदी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ है। चलिए तो ये ओपेक के मुख्यालय बात कर ले तो वियना, जकार्ता, हनोई और जिनेवा। ओपेक के 5 संस्थापक सदस्य देश थे, जिसमें 4 एशिया के देश थे और एक दक्षिण अमेरिका के आपका वेनेजुएला है। तो इसमें बात कर ले तो ना तो वेनेजुएला में इसका ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बनाया गया है और नहीं तो 4 जो कंट्रीज के थे सदस्य देश उसके यहाँ। तो कहाँ किया गया, तो यूरोप में एक देश है उसको कहते हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते हैं, ऑस्ट्रिया, जो जर्मन के एकदम बगल में है और ये जर्मन के इटली के बगल में है
आप लोग देखे होंगे इटली जर्मन के एकीकरण पढ़े होंगे, तो इटली का जब आप मैप इस तरह से देखिएगा तो ये इटली और इधर साइड में आपको ऑस्ट्रिया मिल जाएगा और ये ऑस्ट्रिया के ऊपर में जो आपको जर्मन मिल जाएगा। तो जर्मन की सीमाएं भी इटली से लगती थी, इसीलिए ये आपका ऑस्ट्रिया का भी सीमाएं जर्मन से और इसकी सीमाएं भी इधर से, इसीलिए इटली के एकीकरण जर्मन के एकीकरण दोनों के एकीकरण में बाधा कौन बनल था, तो यह ऑस्ट्रिया बनल था। ये करें यहाँ याद रखेंगे वियना है। अब वियना में याद रखना है आपको कि ओपेक का है भैया मुख्यालय है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना में। अगला प्रश्न ध्यान सुनेंगे, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, इनमें से कोई नहीं। मुक्त व्यापार का याद रखेंगे, इसका भी प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। व्यापार संतुलन के बारे में बात कर ले तो आप लोग पढ़िए, आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। और यदि आयात ज्यादा हो जाता है, निर्यात कम होता है, तो हम लोग निर्यात कम यानी बेचते कम है, खरीदते ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो अपना व्यापार माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक व्यापार संतुलन। और एक होता है पॉजिटिव यानी प्लस जो होता है धनात्मक व्यापार संतुलन, तो उसको कहते हैं कि जब निर्यात ज्यादा हो जाता है और आयात कम। तो ये आपका व्यापार संतुलन के दो टाइप्स हैं, ये भी आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, ये भी यानी आपका फाइनली अगर देखें तो जल्दी से देखें तो इनमें से सही हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा सही, तो ये 12 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, हम सूरज भारती। चलिए दोस्तों धन्यवाद।